हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। और बच्चे, हम कर रहे थे अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। हमने बीच में चैप्टर लिया था, 10th वाले स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि उनके लिए कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर कराया जाए, तो मैंने वो करा दिया था। अभी हम जहां से हमने छोड़ा था ये चैप्टर वहीं से रिज्यूम करते हैं, राइट। तो बच्चे, हम पढ़ रहे थे एंट्रोपी। एंट्रोपी हमने पढ़ लिया था। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस होती है, जिसमें जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो जब मैंने एंट्रोपी का लास्ट लेक्चर कंक्लूड किया था, तो बच्चे लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था कि एंट्रोपी टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है। तो आप वही वाला आंसर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, जब हम बात करेंगे एंट्रोपी की, एंट्रोपी मींस एस, एंट्रोपी मींस एस, ठीक है। एंट्रोपी की बात करेंगे तो बच्चा, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी टेम्परेचर के। कैसे? जैसे कि देखो, जैसे कि आपने लिया एक कंटेनर, ये तो आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे कि पानी को गर्म करते हो, जब आप गैस पे रखते हो, ऑन करते हो, तो क्या करते हो? बर्नर पे रख के आपने लिया एक कंटेनर, उसके अंदर पानी है। मान लो आपने उस पानी का पहले कुछ टेम्परेचर होगा, लेकिन जैसे ही आपने गैस को ऑन किया, बर्नर से फ्लेम आई, तो क्या होगा? उस पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, राइट। पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो एक बात बताओ, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आप देखते हो कि मॉलिक्यूल्स कैसे इधर उधर भागते हैं, राइट। यानी कि उनमें क्या होती है? रैंडमनेस बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुई और रैंडमनेस बढ़ी। और जैसे ही रैंडमनेस बढ़ी, मतलब बच्चा एंट्रोपी का इंक्रीज हुआ, राइट। समझ में आया एंट्रोपी? जब मैं बात करूंगी एंट्रोपी की, मैं बार बार इसीलिए एंट्रोपी पे एम्फसाइज कर रही हूं क्योंकि अभी हम चेंज इन एंट्रोपी पढ़ेंगे, तो मे भी आप वहां कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। एंट्रोपी पूछा जाए तो एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, राइट। लेकिन अब एक बात बताइए, जब लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था बच्चा, तो क्या बोला था? डेल्टा एस का एक रिलेशन आया था। डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। इसका एक रिलेशन आया था, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्या थी? हमारी हीट ट्रांसफर। क्या थी क्यू? हमारी हीट ट्रांसफर, राइट। क्यू है हमारी हीट ट्रांसफर। और ये किसके इक्वल थी? टी, यानी कि हमारा टेम्परेचर। और ये कौन सा टेम्परेचर था बच्चे? इनिशियल टेम्परेचर था। और ये हमेशा किस में होता है? केल्विन में। ये टेम्परेचर हमेशा किस में होता है? केल्विन में। अब देखो, अब मैं पूछूं आपसे कि चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है? चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है? तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि डेल्टा एस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। अब आप सोचोगे कि यार मैम, अभी तो आपने बोला कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी। कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जब बच्चे मैं बात करूंगी डेल्टा एस की, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी की, तो वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वो टेम्परेचर की कैसे होगी? डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज होता है किसी भी चीज का, यानी कि डेल्टा एस क्या है? फाइनल एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। तो देखो, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या है हमारा? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो कैसे। अब हम लेते हैं बच्चा एक एग्जांपल। देखो, मान लो आपने लिए दो कंटेनर्स, ठीक है। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ठीक है। अब हमें डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी के लिए क्या चाहिए? क्यू, हीट ट्रांसफर, और इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं, एज एन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो क्या होगा, जो हमारा क्यू है यानी जो हीट ट्रांसफर है, अब देखो मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या है हमारा? जो टेम्परेचर मुझे यहाँ लेना है वो टेम्परेचर क्या है?
एज्यूम कर रहे हैं हम, मान लो वो टेम्परेचर आपका 10 डिग्री केल्विन, इसे आप कन्वर्ट कर लेना फिर 298 करके, ठीक है, 273 केल्विन, 273 प्लस 10 283 केल्विन हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 10 डिग्री केल्विन, राइट। और इसका बी वाले का मैं लिख देती हूँ 15 डिग्री केल्विन। आपको आता है ना डिग्री और केल्विन कैसे कन्वर्ट करना है, जो भी डिग्री सेल्सियस में हो प्लस 273 कर दो, उसका आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में, राइट। डिग्री में जो भी अमाउंट गिवन हो, x डिग्री गिवन है प्लस 273 उसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर टेम्परेचर आपका केल्विन में आपको मिल जाएगा। ओके ओके, सो लेट्स डू इट। देखो इसका टेम्परेचर मान लिया, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ है, सिस्टम है ये, 10 डिग्री केल्विन। बी वाले का टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री केल्विन। हमारे पास टेम्परेचर आ गया। अब क्या चाहिए हमें, हीट ट्रांसफर, Q, राइट। हमें क्या चाहिए, हीट ट्रांसफर, हमें चाहिए, हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसे, तो देखो हमें क्या चाहिए, हीट ट्रांसफर Q, ठीक है। तो Q क्या है, एज्यूम कर लो दोनों की 5 जूल है, ठीक है, दोनों की क्या है 5 जूल, ठीक है। अब अगर सिर्फ आपसे पूछी जाए एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, सिर्फ पूछी जाए एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी नहीं कह रही मैं यहाँ पे, एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, तो क्या बोलोगे, दोनों में से एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो एंट्रोपी ज्यादा होगी बी की, एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, बी की। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो रैंडमनेस उतनी ही इंक्रीज करेगी, और बच्चा जैसे ही रैंडमनेस इंक्रीज करेगी आपकी एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो इंक्रीज कर जाएगी। डन, एंट्रोपी के रिगार्डिंग में। लेकिन अब हम बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी की। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टेम्परेचर जो इनिशियल वाला है हमारे पास, ठीक है। पहले ए का निकालते हैं, ए का क्या होगा, डेल्टा एस। अब देखना किसका ज्यादा आएगा और किसका कम, आपको टेम्परेचर से तो लग रहा है इसका ज्यादा, लेकिन अब देखो डेल्टा एस क्या है, क्यू, क्यू क्या है, दोनों का इक्वल 5 जूल। टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री केल्विन, राइट, 10 डिग्री केल्विन। जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 0.5, डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी इसकी कितनी है 0.5, ए सिस्टम की, ये है सिस्टम ए, ठीक है। अब मैं बात करती हूं सिस्टम बी, वो भी ऐसे ही निकलेगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू टेम्परेचर इनिशियल। तो बी सिस्टम का, ये है सिस्टम ए और यहां लूंगी मैं सिस्टम बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, दोनों का सेम है 5 जूल। हमें तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखना है ना कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए हमने Q को यहाँ कांस्टेंट रखा। अगर Q को भी वेरिएबल कर देते तो मेरे बच्चे फिर हम कैसे पता लगा पाते कि हमारा टेम्परेचर से किस तरह से चेंज इन एंट्रोपी रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो डेल्टा एस, ये है डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू Q 5 जूल है, इसका 15 रखेंगे हम यहाँ पे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चा आंसर आएगा 0.3। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर सिस्टम के, कौन से सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा था, ए का या बी का, बी का 15 डिग्री केल्विन, ठीक है, क्योंकि ए का 10 डिग्री केल्विन है, लेकिन बी का टेम्परेचर ज्यादा है आपका 15 डिग्री केल्विन। लेकिन चेंज इन एंट्रोपी किसकी ज्यादा आई, सिस्टम ए की या सिस्टम बी की, सिस्टम ए की या सिस्टम बी की, चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आई सिस्टम ए की। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूं, अगर टेम्परेचर कम होगा, जिस सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा उसकी चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है उसकी चेंज इन एंट्रोपी, नॉट एंट्रोपी, हियर वी आर सेइंग चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। आई होप अभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अगर पूछा जाए एंट्रोपी तो बोलेंगे एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी टेम्परेचर के। बच्चे जैसे हमने पढ़ा था U यानी इंटरनल एनर्जी, हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में कि U जो है इंटरनल एनर्जी, जो फर्स्ट लो पढ़ा था कि हम उसको जो है वो डायरेक्टली उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। देन हमने पढ़ा था एंथैल्पी
एंथैल्पी का भी हमने पढ़ा था कि उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। बट हियर इज अ ट्विस्ट कि हम एंट्रोपी को भी मेजर कर सकते हैं, एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं, और हम चेंज इन एंट्रोपी की भी एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब एंट्रोपी पूछा जाए तो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी कम होगी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर, व्हिच मींस when the change in entropy, which means when the change in entropy increases, temperature decreases. When the temperature increases, a change in entropy of the system increases. It means inversely proportional. Temperature आपका decrease करेगा तो change in entropy increase करेगी, temperature increase करेगा तो change in entropy decrease कर जाएगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के कि एंट्रोपी कैसे टेम्परेचर से रिलेट करती है और चेंज इन एंट्रोपी कैसे। तो आपको इस बात पे पूरा ध्यान रखना है कि वो हमसे एंट्रोपी पूछ रहा है या चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी, मैं लिख देती हूं, ये है आपकी एंट्रोपी एंड दिस इज योर चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा कहीं भी लग जाए ना बच्चे, इट मींस वो चेंज की बात कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहा है। आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो देखो, आपने समझ लिया कि किस तरह से एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर से रिलेट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस इन डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। हमने 4 तरह के रिवर्सिबल प्रोसेसेस पढ़े थे। कौन कौन से? आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर जो होता है वो जीरो होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ना ही तो हीट आपके सिस्टम से बाहर जाएगी सराउंडिंग में, और ना ही हीट सराउंडिंग से आपके सिस्टम के अंदर आएगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम चारों प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके मस्ट है, अच्छे से पढ़ लीजिए इन्हें, क्योंकि इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, जब हमें क्या निकालना है फाइनली, चेंज इन एंट्रोपी, और चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है कि हमें निकालना है भैया डेल्टा एस। सिंपल, डेल्टा एस में क्या 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 पता होना चाहिए? डेल्टा एस निकालने के लिए आपके पास क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें क्यू रिवर्सिबल पता होना चाहिए, और टेम्परेचर तो टेम्परेचर है, वो तो आपकी गिवन होगा क्वेश्चन में। सिंपल, तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्यू रिवर्सिबल कैसे निकालते हैं। देखो, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी बच्चा, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब तक आपको रट गई होगी आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, where P is the pressure, V is the volume, and number of moles, R gas constant, T is the temperature। अब देखो, R क्या है? गैस कांस्टेंट, यानी कि वो पहले से ही कांस्टेंट है। सिंपल, कोई चेंजेस नहीं, कांस्टेंट। अब हमने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो यानी कांस्टेंट, सेम, और क्या है? थर्मल यानी टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आर यानी गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। और जब तक, ये बता चुकी हूं मैं आपको बहुत बार, कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं, तब तक बच्चे आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है चेंज होते हैं ना, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पहले इतने नंबर ऑफ मोल्स थे, आफ्टर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए। ठीक है, लेकिन जब तक बोला ना जाए, इट मींस कंसीडर कीजिए कि वहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है बचा? कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब एन नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, आर जो है गैस कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख दूं? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, हाँ, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। सिंपल, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का यहाँ पे रिलेशन निकाला जाए तो क्या होगा? P1 V1
इक्वल्स टू P2 V2, यानी P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। सिंपल। अगर इसमें से कोई एक मान लो आपसे पूछ ले, आपसे बोल दे जाए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें इनिशियल प्रेशर ये है, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम गिवन है और फाइनल वॉल्यूम गिवन है, पूछ लिया जाए फाइनल प्रेशर क्या होगा, आप निकाल दोगे। सिंपल, दिमाग लगाओ। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर तो गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है ही, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, जब तक क्वेश्चन में बोला गया वो भी कांस्टेंट। इट मींस क्या आएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सिंपल। ओके, अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम अपने क्यू रिवर्सिबल की तरफ। फर्स्ट लॉ में बच्चे आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है फर्स्ट लॉ हमारा? फर्स्ट लॉ होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है बच्चे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू इज इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू यानी हीट ट्रांसफर प्लस डब्ल्यू विच इज वर्क डन। ठीक है, अब क्या है हमारा प्रोसेस? आइसोथर्मल। अब ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं। डेल्टा यू विच मीन्स आपकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। अगर किसी सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तभी जो है आपका डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी तभी वो चेंज होगा। अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मींस कि डेल्टा यू में कोई चेंजेस यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि फाइनल भी सेम है और इनिशियल इंटरनल एनर्जी भी सेम है, मतलब उसमें टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा मान लो टेम्परेचर आपने रख दिया किसी सिस्टम का कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए, भैया इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, आपका इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे। सिस्टम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि चेंज क्या होता है? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस से पहले वाली इंटरनल एनर्जी भी वही है और प्रोसेस के बाद भी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो प्रोसेस के पहले जो था वही प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस के बाद है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इट मींस चेंज क्या होगा? जीरो, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है, डेल्टा यू आइसोथर्मल है तो यानी डेल्टा यू क्या है? जीरो, बिकॉज डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए अगर डेल्टा यू बच्चा यहाँ जीरो है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू है, देखो ये है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या अगर मैं इस डब्ल्यू को इधर लेके आऊं तो क्या मैं लिख सकती हूँ क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू? हाँ, क्यों? क्योंकि मैम हमें तो ये चेंज इन एंट्रोपी निकालना है और चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमें क्यू का पता होना जरूरी है। सिंपल। तो देखो अब कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास आ गया Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब तो मैम निकाल लेंगे कैसे? क्योंकि मैम हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। रिवर्सिबल वर्क डन बच्चे हमने जब निकाला था तो क्या था वर्क डन? रिवर्सिबल वर्क डन nRT ln V1 upon V2, वही n number of moles, R gas constant, T is the temperature, ln V1 upon V2 initial volume and the final volume. Simple. अब हमें क्या गिवन है? Q equals to minus W, यानी कि Q रिवर्सिबल निकालना है तो Q रिवर्सिबल इक्वल्स टू W वर्क डन की वैल्यू लिखो, उसके आगे माइनस लगाना है क्योंकि Q किसके इक्वल है? माइनस W के। ठीक है, ये W की वैल्यू यहाँ रखी वर्क डन की और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, अब देखो Q रिवर्सिबल। अब एक बात देखो, आपको कुछ चेंजेस यहाँ दिख रहे होंगे। देखो ये है हमारा माइनस nRT ln V1 अपॉन V2। ठीक है, लेकिन हम जब फाइनल आंसर निकालेंगे हमें तो माइनस में नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव प्लस में ही आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं V1 अपॉन V2 को फ्लिप कर दूं, V1 अपॉन V2 को फ्लिप कर दूं तो क्या मेरा पॉजिटिव आ जाएगा प्लस साइन? हाँ आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे nRT ln V2 को ऊपर ले जाओ और V1 को नीचे। ऐसे अगर कोई ln में लोग में वैल्यू गिवन होती है ना ln वगैरह में,
तो अगर माइनस है तो ये ln के बाद वाली वैल्यू को फ्लिप कर दो, आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। डन। तो क्या हो जाएगा V2 अपॉन V1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ चुकी है, Q रिवर्सिबल की वैल्यू। ये है Q रिवर्सिबल की वैल्यू। अब उठा के बस रख दो, डेल्टा S इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो डेल्टा S इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल की वैल्यू उठाई, nRT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, अपॉन में टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल, टेम्परेचर टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होगा ना। जो सिस्टम आप ले रहे हो उसका टेम्परेचर है, उसी की तो हीट ले रहे हैं हम, उसी की तो हम रिवर्सिबल हीट ले रहे हैं। जिस सिस्टम का आप टेम्परेचर ले रहे हो उसी सिस्टम की तो रिवर्सिबल हीट ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर ए सिस्टम का ले लिया और क्यू रिवर्सिबल आप बी सिस्टम की देख रहे हो, ऐसा तो नहीं करते ना बच्चे। ठीक है, तो टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1। अगर आपसे क्वेश्चन में गिवन हो वॉल्यूम तो आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी ऐसे निकालोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन हो प्रेशर तो प्रेशर की टर्म्स में आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर एल एन P1 अपॉन P2। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा पहला जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चे रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, फाइन इतनी इनिशियल जितनी वॉल्यूम थी सिस्टम की, फाइनली वॉल्यूम भी तो उतनी है। इट मींस चेंज क्या हुआ, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, इट मींस चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, जीरो। ठीक है, आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट और चेंज इन वॉल्यूम जीरो। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आइडियल गैस इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल्स टू nRT। प्रेशर क्या कांस्टेंट है, नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस वॉल्यूम कांस्टेंट है। एंड नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोला गया कि कहीं पे भी कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं, नहीं बोला गया। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। आर, आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट, तो वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। एंड टी, टी क्या है, टेम्परेचर। क्या लिखा है कहीं भी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, ये आइसोकोरिक कंडीशन है। इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इट मींस पीवी इक्वल्स टू nRT। तो कांस्टेंट क्या क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और वॉल्यूम, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर, अगर मैं टेम्परेचर को प्रेशर के नीचे ले आऊं और nR के नीचे इधर वॉल्यूम आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट, और टेम्परेचर इधर चला गया। तो क्या प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन हम ये लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। जैसे आइसोथर्मल में आया था आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल में P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ऐसे ही रिवर्सिबल आइसोकोरिक में क्या आया है, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चे हम बात करते हैं, पहले देखो फर्स्ट लो, फर्स्ट लो हमें पता है क्या है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब वहां तो डेल्टा U कांस्टेंट था जब हमने आइसोथर्मल कंडीशन ली थी, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमारा डेल्टा U। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। अब यहाँ क्या देखा जाए, अब देखो कुछ वर्क डन से आपको समझ में आ रहा है। वर्क डन हमने पढ़ा था P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, पढ़ा था ना, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब बताओ डेल्टा V क्या है, डेल्टा V जब वॉल्यूम में ही चेंज नहीं हुआ मेरे बच्चे, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा V में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जो कि कांस्टेंट है, यानी कि जीरो है। जो इनिशियल थी वही वॉल्यूम क्या है, वही फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो क्या कोई चेंजेस हुआ उसमें, क्या कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज डिक्रीज हुआ, नहीं, तो चेंज क्या हुआ वॉल्यूम में, जीरो। तो क्या वर्क डन में लिख दूं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, और अगर डेल्टा V मेरा जीरो है
तो P एक्सटर्नल को अगर प्रेशर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बच्चे जब किसी भी चीज को आप प्रेशर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज 0 ही आती है, सिंपल है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0। तो अब आपको एक क्लू मिल गया कि हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। तो वर्क डन 0 हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गया, Q के। और हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, डेल्टा एस इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक है, हमें Q चाहिए था। अब Q का रिलेशन कुछ कुछ हमारे समझ में आ गया। Q किसके इक्वल है, डेल्टा U के, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब देखो ये जो मैंने V लिखा है, ये V क्यों लिखा है, मतलब बच्चे ये कोई चेंजेस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है इस Q में, इस हीट ट्रांसफर में और इस हीट ट्रांसफर में कोई डिफरेंस नहीं है वैल्यू में, किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये V जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि ये हीट ट्रांसफर जो हुआ है सिस्टम में वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, वो सिर्फ इस कंडीशन को डिनोट कर रहा है, इसके अलावा वो वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने Q के नीचे V लिखा, ताकि ये पता चले कि ये हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, यानी कि वो प्रोसेस आइसोकोरिक है। सिंपल, ठीक है। अब देखो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे तो जहां पे मैंने आपको ये समझाया था पॉइजन्स रेशियो वगैरह, वहीं पे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो हमारा डेल्टा यू होता है सिस्टम का बच्चा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो इक्वल होती है क्यूवी। आ गया क्यूवी। और वो किसके इक्वल होती है, एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, सीपी और सीवी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, और सीपी और सीवी का रिलेशन आर के साथ कैसा होता है कैसा नहीं वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। तो वो वाला लेक्चर आप प्लीज देखिएगा, तब समझ में आएगा आपको सीपी सीवी क्या है। ठीक है, तो क्यू वी किसके इक्वल हो गया, अब हमें तो क्यू चाहिए था, क्यू मिल गया हमें। क्यू किसके इक्वल है, एन सीवी डी टी। क्यों, क्योंकि बच्चा मैम यहाँ तो डेल्टा है, यहाँ डी क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। और जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तो आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में ही एक आपका लेक्चर बनाया हुआ है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज मैंने वहां आपको पढ़ाई थी कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस लेते हैं, माइन्यूट चेंजेस लेते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में एज कंपेयर टू रिवर्सिबल प्रोसेस चेंजेस बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी रिवर्सिबल की बात होगी तो डेल्टा टी नहीं होगा, वहां पे डी टी होगा। डी टी का मतलब है बहुत माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस। ठीक है, तो एन सीवी डी टी, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल टी। ठीक है, अब क्या मैं ये लिख दूं क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू एन सीवी डी टी। देखो एक स्टेप यहां कर देते हैं, ये क्या है एन सीवी डी टी अपॉन टी, और ये आपका डेल्टा एस के इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, हम टेम्परेचर डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, वो माइन्यूट चेंज कहां से हो रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो टेम्परेचर T1 से T2 जा रहा है, क्योंकि कोई T1 टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, कोई T1 टेम्परेचर रहा होगा, फिर टेम्परेचर में रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान कोई माइन्यूट चेंज हुआ होगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज, फिर टेम्परेचर चेंज होके हो गया आपका T2 टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए यही चीज लिखी है यहाँ पे। तो बच्चे देखो N कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज किस में हो रहा है, टेम्परेचर में। यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, dt यानी चेंज किस में हो रहा है, टेम्परेचर में। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, dt अपॉन t, टेम्परेचर का। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे, और कहां से कहां तक हो रहा है, T1 से T2 तक। ठीक है, तो डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एन सीवी ln। जब इसको सोल्व करेंगे हम dt अपॉन टी को तो क्या हो जाएगा ln, कहां से कहां तक हमने करना है, T1 से T2 तक। ठीक है, डेल्टा एस फिर आगे क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सीवी, क्योंकि एन सीवी तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, और सीवी आप
ठीक है। फिर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, T1 से T2 तक। जो ऊपर होता है उसको पहले लिखते हैं ln T2 माइनस ln T1। सिंपल, ये तो हो गया आपका सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल्स टू एम सी वी ln, चेंजेस किसमें में थे, टेम्परेचर में। कहां से कहां तक, T2 अपॉन T1। ठीक है, कहां से कहां तक चेंजेस होते हैं, T1 से T2 तक। तो जहां तक होते हैं T2 वो ऊपर आता है T2 अपॉन कहां से हुए थे, T1 से। आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ है। अगर कोई भी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, सभी में हमें ये करना है, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिख दो, फिर उसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है, फिर उसका एक रिलेशन निकाल दो। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ में हम किसको कांस्टेंट कर सकते हैं किसको नहीं, वो देखो। फिर उसके बाद हम एंट्रोपी पे पहुंचते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ से हमें Q मिल जाता है। ठीक है, और Q जैसे हीट ट्रांसफर मिलता है, उसकी हीट ट्रांसफर की वैल्यू Q की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, और हमारे पास हमारा चेंज इन एंट्रोपी जो हमें चाहिए होता है उस प्रोसेस के लिए वो मिल जाता है। सिर्फ 3 ही स्टेप है, आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ से Q की वैल्यू निकालो और उस Q की वैल्यू को डेल्टा एस में रख दो। सिंपल। सी, अब हम बात करेंगे आइसोबैरिक की। आइसोथर्मल पढ़ लिया हमने, आइसोकोरिक पढ़ लिया। अब है हमारा थर्ड प्रोसेस बचे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो समझ जाओ, बार यानी बैरिक की बात हो रही है, यानी कि आइसोबैरिक मींस प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो वही अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, क्योंकि बोला नहीं गया कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। R गैस कांस्टेंट है, और एक और कांस्टेंट है जो कि है प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम, टेम्परेचर को मैं इधर ले जाती हूँ, वॉल्यूम के नीचे मैं टेम्परेचर को ले जाती हूँ और प्रेशर को NR के नीचे ले आती हूँ। तो NR अपॉन P, क्या ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, हाँ है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, R यानी कि गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, प्लस आइसोबैरिक कंडीशन गिवन है, इट मींस प्रेशर भी क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो NR अपॉन P क्या है, कांस्टेंट है। डन। अब V अपॉन T विच इज वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, NR अपॉन P की जगह कांस्टेंट, V अपॉन T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। हाँ लिख सकती हूँ, यानी इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल टेम्परेचर विच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, या फिर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक और चीज आ जाएगी कि T2 यहां चला जाए। ठीक है, T2 अपॉन T1 और V1 इसके नीचे आ जाए, ये यहां चला गया और ये यहां आ गया। ठीक है, तो हो सकता है ना T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। ठीक है, आया समझ में। अब मैम हम फर्स्ट लॉ लगाएं तो कैसे लगाएं, क्या उम्मीद करके लगाएं कि हमारा फर्स्ट लॉ यहाँ काम आएगा, क्योंकि बच्चा जब हमने फर्स्ट लॉ देखो आइसोथर्मल में लगाया यानी टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो हमने कर दिया कि हमारी डेल्टा यू सिस्टम की क्या है, 0 है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिंपल। जब हमने बात की आइसोकोरिक की, तो कोरिक से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेट कर रहा था हमारा वर्क डन, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट थी तो चेंज क्या हुआ था वॉल्यूम में, 0। ठीक है, तो डेल्टा वी, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था, तो वो डेल्टा वी 0 था, तो वहां वर्क डन 0 हो गया, तब भी आ गया। लेकिन ना तो यहाँ डेल्टा यू का कोई रिलेशन निकल रहा है टेम्परेचर वाला, क्यों, क्योंकि आइसोबैरिक कंडीशन है, ना किसी का प्रेशर के साथ तो किसी का भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, धर्म संकट, तो इस संकट का निवारण करते हैं। देखो आपको ये पता है सीधा कि डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये पता होना चाहिए कि चेंज तभी निकालोगे। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, एक वॉल्यूम का वेरिएबल है और एक टेम्परेचर का वेरिएबल है। तो अब इसको कैसे किया जाए, क्योंकि दो वेरिएबल के होते हुए कैसे क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि पहले भी 2 वेरिएबल्स थे। ठीक है, प्रेशर आइसोथर्मल जब निकाला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आया,
लेकिन वहां पे क्या किया था, फर्स्ट लॉ के अंदर हमारा डेल्टा यू जो है वो 0 हो गया था, तो क्यू हमें डायरेक्टली वर्क डन के इक्वल मिल गया था। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों वेरिएबल है, फर्स्ट लॉ से कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि कांस्टेंट कुछ रिलेट कर नहीं पा रहा है। तो अब क्या करें, अब दिमाग लगाओ। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, आइसोथर्मल का डेल्टा एस निकाला था, चेंज इन एंट्रोपी आइसोथर्मल की निकाली थी, और चेंज इन एंट्रोपी आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम की निकाली थी। तो बस कुछ नहीं है, वही पुट कर देते हैं। देखो, आइसोथर्मल का डेल्टा एस प्लस आइसोकोरिक का डेल्टा एस रखो यहाँ। डेल्टा एस यानी कि ये डेल्टा एस कौन सा है जो हमें निकालनी है आइसोबैरिक के लिए, इक्वल किसके हो जाएगी, आइसोथर्मल। हमने क्या निकाला अभी अभी, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था तो हमें क्या निकाला था, nr ln v2 v1, यानी कि जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे थे तो हमारी वॉल्यूम वेरिएबल थी, तो ये वॉल्यूम वेरिएबल हो गई, v2 v1 वेरिएबल वॉल्यूम हो गई। जब हमने आइसोकोरिक लिया था तो हमारा टेम्परेचर वेरी कर रहा था, तो हमने वेरिएबल टेम्परेचर ले लिया, यानी कि अब हमें क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी कर रहा था हमारा और वॉल्यूम भी, यहाँ भी हमारी वॉल्यूम भी वेरी कर रही है और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, दोनों चीजें आ गई। आइसोकोरिक के लिए क्या था, NCV ln T2/T1। सिंपल, ये मत सोचना कि हमने आइसोथर्मल आइसोकोरिक का क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने आइसोथर्मल लिया था तो वॉल्यूम वेरिएबल थी और हमें यहाँ पे आइसोबैरिक का निकालने के लिए दोनों चीज वेरिएबल चाहिए, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल वॉल्यूम आ गई, यानी वॉल्यूम में भी चेंज आ गया V2 V1 सिंपल, और टेम्परेचर में भी चेंज आ गया T2 T1 सिंपल। अब देखो, डेल्टा एस इक्वल्स टू nr ln v2/v1 एज इट इज लिखा प्लस ncv ln। अब देखो, अगर बच्चे मैं दोनों वेरिएबल्स को साथ लेके चलूंगी तो ये बहुत इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स को आप सोल्व करोगे बहुत ज्यादा टाइडी हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा टायर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्या आपको यहाँ रिलेशन दिख रहा है कि वॉल्यूम को अगर मैं दोनों वेरिएबल्स को किसी एक में चेंज कर लूं तो पॉसिबल है चीजें, है ना, पॉसिबल है। तो T2/T1 की जगह T2/T1 यहां से निकाला, उसकी जगह क्या मैं V2/V1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। हमने अभी निकाला T2/T1 की जगह V2/V1। ठीक है, क्या निकाला, T2/T1 से V2/V1, यहां मैंने लिख दिया सिंपल इस T2/T1 की जगह। अब देखो, डेल्टा एस इक्वल्स टू n, अब इनमें से कांस्टेंट क्या क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, दोनों में n लिख दिया। क्या r कांस्टेंट है, नहीं है। क्या r दोनों में है, नहीं है, r यहां लिख दिया अलग। ln V2/V1 कांस्टेंट है, हाँ मैम दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, ln V2/V1 ये भी कांस्टेंट है, आगे लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, CV, R प्लस CV, यही वेरिएबल्स हैं, बाकी सारी चीजें जो है कांस्टेंट कह रही, सॉरी कॉमन है, ये कॉमन है। n ln V2/V1 दोनों में कॉमन है, R प्लस CV क्या है, कॉमन नहीं है। इतना समझ में आया। हमने फर्स्ट लॉ के थ्रू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहां ना आइसोथर्मल से डेल्टा यू रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन ही नहीं है, कंडीशन तो आइसोबैरिक है, तो रिलेशन हो ही नहीं पा रहा है। आइसोबैरिक निकालने के लिए हमने दोनों पहली कंडीशंस को ले लिया जो जिनके डेल्टास हमने निकाले थे। अगर मैं आइसोथर्मल को लूंगी तो वहां मेरी वॉल्यूम वेरी कर रही थी, और अगर आइसोकोरिक को लूंगी तो वहां मेरा टेम्परेचर वेरी कर रहा था। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आइसोबैरिक के केस में वॉल्यूम भी वेरी करनी चाहिए और टेम्परेचर भी वेरी करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। फिर क्या किया कि T2/T1 की जगह मैंने यहां से क्या रख दिया, V2/V1, ताकि हमारा प्रोसेस इजी हो जाए। ठीक है, अब देखो यहां तक समझ में आ गया ना। डेल्टा एस किसके इक्वल है, n ln V2/V1, ये क्या है, V2 है बच्चे, ये है V2/V1 R प्लस CV। ठीक है, ये कॉमन है दोनों में, इसलिए यहां लिखा, ये कॉमन नहीं है, सिंपल। अब R प्लस CV को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। तो खेल खत्म कैसे करेंगे इसका, हमने इससे पहले जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें एक लेक्चर में मैंने आपको हीट कैपेसिटी पढ़ा है, आप सर्च कीजिएगा हीट कैपेसिटी। उस हीट कैपेसिटी वाले में मैंने Cp और Cv का रिलेशन बताया है। Cp क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी क्या होती है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर सिस्टम का,
ये सारी चीजें एक्सप्लेन मैंने हीट कैपेसिटी वाले लेक्चर में की है, तो आप वहां देखिएगा। तो क्या है रिलेशन, क्या था हमारा वहां पे Cp, उस लेक्चर में हीट कैपेसिटी वाले में Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये रिलेशन कैसे आया वो भी डिराइव किया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, हमें क्या चाहिए R प्लस Cv मिल जाए, किसी तरह R प्लस Cv मिल जाए। अगर इस Cv को Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है ये, अगर इस Cv को मैं R के पास इधर ले जाऊं तो क्या ये माइनस का Cv प्लस का Cv हो जाएगा? यस, इतना तो प्लस माइनस पता ही है, ये Cv प्लस का हो जाएगा R प्लस Cv। तो R प्लस Cv की वैल्यू क्या हो गई? Cp। R प्लस Cv की जगह अब आप क्या लिख सकते हो? Cp, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अब लिखो यही चीज, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन एल एन वी टू अपॉन वी वन, वही लिखा एन एल एन वी टू अपॉन वी वन। आर प्लस सीवी की जगह पे सीपी लिख दिया, सिंपल। क्या बन गया? एन सीपी एल एन वी टू अपॉन वी वन, एक फॉर्मूला ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वॉल्यूम, क्योंकि जब आइसोबैरिक प्रोसेस है इट मींस प्रेशर ही तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट आर है। बाकी वेरी क्या कर रही थी? वॉल्यूम वेरी कर रही थी हमारी सिस्टम की और टेम्परेचर वेरी कर रहा था। तो जब वॉल्यूम वेरी करेगी तो आप इस तरह से सोल्व करोगे एल एन वी टू अपॉन वी वन करके। और अभी अभी हमने पढ़ा था जब आइडियल गैस के केस में, इसी आइसोबैरिक में आइडियल गैस के केस में पढ़ा था कि वी टू अपॉन वी वन किसके इक्वल आया था? टी टू अपॉन टी वन के, सिंपल। तो बस V2 अपॉन V1 की जगह उठा के रख दो T2 अपॉन T1। अगर टेम्परेचर वेरिएबल दिया हुआ है आपको कि T1 इतना है, इनिशियल टेम्परेचर इतना है, फाइनल टेम्परेचर इतना है, Cp की वैल्यू गिवन है आपको, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अब डेल्टा एस निकाल दो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर आपको वॉल्यूम वेरिएबल दिया हो कि इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये है और इन सब की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। डन। तो आइसोबैरिक के केस में ये आएगा आपका, और आइसोथर्मल आइसोकोरिक हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। अब एक लास्ट प्रोसेस बचता है, वो है आपका एडियाबैटिक। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है आज का वो है बच्चे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है, एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर जीरो, ना तो सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी, ना ही सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगी। हीट का कोई अदला बदली नहीं होगी, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है? चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी क्या है? डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी क्यू यानी कि हीट। क्या हीट का कोई ट्रांसफर हो रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं है, यानी कि क्यू क्या हुआ? जीरो, यानी कि क्यू रिवर्सिबल क्या है? जीरो, ठीक है। क्यू रिवर्सिबल क्या है आपकी? जीरो। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल की जगह जीरो अपॉन टी, किसी की जगह जीरो अपॉन कुछ भी लिखेंगे हम, जीरो अपॉन कुछ भी होगा तो क्या होता है वो? जीरो, सिंपल। तो डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगी? जीरो। चेंज इन एंट्रोपी जीरो होने का मतलब क्या है कि इनिशियल जितनी एंट्रोपी थी सिस्टम की, आफ्टर द एडियाबैटिक प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, यानी कि फाइनल एंट्रोपी भी उतनी ही है जितने सिस्टम की इनिशियल एंट्रोपी थी। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? एंट्रोपी कांस्टेंट है, उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है। तो आई होप आपको ये चारों प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।